से पूछना चाहता हूं और जनता से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और केरल ये सब स्टेट कैसे आगे बढ़ गए, और बिहार और यूपी और झारखंड जो ऐसे राज्य हैं, खास करके बिहार, जो आपने बाढ़ की बात की है, तो बाढ़ क्यों आ रही है? बिल्कुल, मैं सब्सक्राइब किया हूँ बाबा को और आपको मैं सुनता रहता हूँ, आपके फैन हूँ, और हर जो एपिसोड है उसको मैं सुबह सबसे पहले जब उठता हूँ तो वो भोरे भोर वाला जो आप चलता है तो वो फिर रातें रात चलता है, फिर आप जो आप चलाते हैं पंचनामा विश्लेषण करते हैं, चीड़ फाड़ करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और वाकई में आप वाजिब और अच्छा विश्लेषण। और लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी है, राजनीति में जाना नहीं चाहिए, खास करके पढ़े लिखे लोगों को तो राजनीति में जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं इस बात का घोर विरोधी हूँ। मैं ये इस बात में विश्वास रखता हूँ कि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में जाएंगे तो राजनीति और अच्छी हो। और लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी है, राजनीति में जाना नहीं चाहिए, खास करके पढ़े लिखे लोगों को तो राजनीति में जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं इस बात का घोर विरोधी हूँ। मैं ये इस बात में विश्वास रखता हूँ कि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में जाएंगे तो राजनीति और अच्छी होगी। उम्मीद है कल पूरे दिन आपने आज़ादी का जश्न मनाया होगा, बहुत आज़ाद महसूस कर रहे होंगे आप। वैसे भी कोरोना ने आपकी आज़ादी पर ग्रहण लगाया हुआ है। सरकारें भी नहीं चाहती हैं कि आप सड़कों पर आएँ, क्योंकि सड़कों पर अगर लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं तो इस देश में आंदोलन हो जाते हैं और आंदोलनों से नेता उत्पन्न हो जाते हैं, और नेता के सामने अगर नेता बन जाएगा तो कष्ट तो होगा ही ना नेताजी को। खैर छोड़िए इन सब बातों को, बात करते हैं आपकी। आप अपने घरों में बैठे हुए हैं, टीवी खोलकर लगातार आप देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम खूब चल रहा होगा क्योंकि बाहर तो निकलना नहीं है। लेकिन इस बीच मैं आ जाता हूँ, बीच बीच में आपके टीवी पर, आपके मोबाइल पर आ जाता हूँ और आकर आपके इस स्वतंत्र निष्पक्ष मनोरंजन को मैं हस्तक्षेप करके रोक देता हूँ और ऐसी नंगी हकीकतें दिखा देता हूँ जिससे आपका मन व्यतीत हो जाता है। मकसद मेरा मन आपका व्यतीत करने का होता नहीं है, लेकिन यथार्थ अक्सर कड़वा ही होता है। आज भी कुछ ऐसा ही आपके सामने लेकर आया हूँ। हमारे साथ बैठे हुए बगल में, उनका परिचय मैं दे दूँ, डॉक्टर केदार कुमार मंडल नाम है इनका, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं DU के, एमफिल विकलांग के जीवन पर समस्या जो होती है विकलांगों की, उस पर जितना भी साहित्य अब तक आया है उस पर इन्होंने एमफिल किया है। PhD प्रवासी हिंदी साहित्य पर इन्होंने किया है। बहुत विद्वान है, बातचीत से भी समझ में आ जाएगी, मैंने इंट्रोडक्शन दिया उससे भी समझ में आएगी। हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और 5 किताबें लिख चुके हैं। 8वीं जो UNO में हुई थी, वर्ल्ड यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन में जो हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने रिप्रेजेंट किया था न्यूयॉर्क में। उसके बाद फिर 9वें में साउथ अफ्रीका गए थे, वहाँ भी हिंदी जो विभाग है उसको रिप्रेजेंट किया था, भारत का माफ़ कीजिएगा। और उसके बाद मॉरिशस में रिसर्च करने भी गए थे। आजीवन शादी नहीं करेंगे, ये कुछ चीज़ें हैं जो इनसे बात करने के दौरान मुझे पता चली हैं। लेकिन एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई वो शायद आप देखकर समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझ पाएंगे तो मैं बता दूं। एक नया शब्द इजाद किया गया है, दिव्यांग, उसी बिरादरी से आते हैं। ये बात इन्होंने मुझे मेरी बात करने के दौरान जो बातें मुझे बताई उसमें इन्होंने जिक्र नहीं किया इस बात का कि ये क्या है, किस बिरादरी से आते हैं। और एक बात ज़रूर इन्होंने बताई कि मैं इस चीज़ को सामने लाना भी नहीं चाहता हूँ। सर, पहले तो आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा। इस भारत लाइव के चैनल पर बहुत सारे अलग अलग विभूतियों को मैंने मौका दिया है बैठने का अपने साथ में, लेकिन आज मैं खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आपके साथ बैठकर। जो जिजीविसा आपने दिखाई है अपने जीवन को लेकर, अध्ययन को लेकर। बहुत सारे लोग होते हैं अभावहीन, बोलते हैं कि अभाव है इस चीज़ का, उस चीज़ का। आपने तो महसूस ही नहीं दिया कि आपको भगवान ने अभाव देकर भेजा था। नहीं, देखिए, लोग मुझे विकलांग कहते हैं, समझते हैं, लेकिन मैं अपने को कभी विकलांग मानता नहीं हूँ। मैं अपने को एबल जो लोग हैं जी, उससे ज़्यादा एफिशिएंट और उससे ज़्यादा अच्छा मानता हूँ और काम भी करता हूँ इस तरह का। तो जी बोलिए। हाँ, तो मैंने देखा है कि इस तरह की चीज़ें जो है विकलांगों को लेकर कई तरह की धारणाएं होती है। जी, जी, जी। तो इसमें ये होता है कि विकलांग पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, विकलांग ये नहीं कर सकता, विकलांग वो नहीं कर सकता है। तो जो सबसे मुश्किल काम है
उस काम को मैं करना चाहता हूँ। आज इन्हें यहाँ बिठाने का मकसद इतना ही नहीं था कि मैं इनसे आपका परिचय कराऊं। ज़्यादातर लोग आप लोगों में से इनको जानते हैं अच्छे से, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ जो भी इनकी शॉर्टकमिंग्स हैं, ये एक समाज सेवी भी हैं, लगातार समाज की सेवा भी करते रहते हैं। और उसके लिए इन्होंने जो रास्ता अब तक चुना था वो राजनीति से हटकर था। लेकिन इस बार आपको बता दें कि ये चुनाव भी लड़ेंगे। झाझा से इन्होंने अपनी खुद की जो नियुक्ति है वो एक तरह से प्रस्तुत कर दी है। ये वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और उसके संभावनाएं क्या होंगी, किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे, आखिर वहाँ के मुद्दे जो हैं उसे कैसे एड्रेस करेंगे। हमने बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञों को देखा है जो हर मामले में संपन्न होते हैं जी। लेकिन इसके बावजूद उनके क्षेत्रों को देखने पर सर लगता है कि नेताजी तो स्वस्थ हैं लेकिन क्षेत्र विकलांग है। आप कहीं ना कहीं सर इस अवधारणा को बदलने आए हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल बदलने आया हूँ। राजनीति में क्यों, ये एक बड़ा सवाल होगा सर। जी बिल्कुल, ये सवाल है और वाजिब सवाल है। और लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी है, राजनीति में जाना नहीं चाहिए, खास करके पढ़े लिखे लोगों को तो राजनीति में जाना ही नहीं चाहिए जी। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं इस बात का घोर विरोधी हूँ। मैं ये इस बात में विश्वास रखता हूँ कि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में जाएंगे तो राजनीति और अच्छी होगी जी। और जितना ज़्यादा लोग जाएंगे उतनी अच्छी होगी राजनीति। अक्सर हमने ये बातें सुनी है, आजकल के यूथ जो टिकटॉक पबजी इन सब में बिजी रहते हैं, उनसे अगर आप राजनीति की बात कीजिएगा तो वो कहते हैं मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। या सर्टेनली। भैया आप राजनीति में इंटरेस्ट कैसे नहीं लेंगे? राजनीति आप में इंटरेस्ट लेती है। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं और क्या देखते हैं, ये आपके राजनीतिज्ञ तय करते हैं जी। और ऐसे में सर बड़ी बात तो ये है कि कहीं ना कहीं बिहार के राजनीतिज्ञों के बारे में एक अवधारणा है जी। और ये कहीं ना कहीं अपने बयानों से भी वो प्रूफ कर देते हैं जी। कि बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं। हालांकि रिसेंट हिस्ट्री रही है कि थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ है जी। लेकिन जहाँ एक तरफ इंजीनियर हैं नीतीश कुमार जी, तो उनके समकक्ष जो सामने प्रस्तुत किए जा रहे थे तेजस्वी यादव, वो भी बहुत पढ़े लिखे नहीं है एकेडमिकली जी। हालांकि लालू यादव के पुत्र हैं, राजनीति की फर्स्ट हैंड उन्होंने शिक्षा ली है जी। इस अवधारणा से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? देखिए, राजनीति में पढ़ा लिखा होना जरूरी तो है जी, लेकिन अगर आपको चेरिस्ट किया गया है उस तरह से और आप अगर उस परिवार से हैं और आपके यहाँ नेता लोग आते हैं जी। और आप उनसे बहुत कुछ सीखा है। अब कई ऐसे हिस्ट्री में उदाहरण मिल जाएंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी राजनीति की है जी। तो ये जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूँ कि पढ़ा लिखा जो लोग हैं वो अच्छी राजनीति और ज़्यादा अच्छी राजनीति कर सकते हैं जी। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर थोड़ा विषय से हटकर भी बातें करूंगा, केदार जी से और मेरी मुलाकात कैसे हुई, ये इसका भी बड़ा एक अलग प्रसंग है। केदार जी आप लोगों में से हैं, इस चैनल के एक दर्शकों में से ये भी हैं और इस बारे में भी इनसे जानना इसलिए जरूरी रहता है। सर, भारत लाइव के तो आप दर्शक रहे हैं जी। बिल्कुल, मैं सब्सक्राइब किया हूँ बाबा को और आपको मैं सुनता रहता हूँ जी, आपके फ़ैन हूँ और हर जो एपिसोड है उसको मैं सुबह सबसे पहले जब उठता हूँ तो वो भोरे भोर वाला जो आप चलता है वो फिर रातें रात चलता है, फिर आप जो आप चलाते हैं पंचनामा विश्लेषण करते हैं, चीड़ फाड़ करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और वाकई में आप वाजिब और अच्छा विश्लेषण करते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति को जितना हम समझते हैं, हमने ये देखा है कि राजनीतिज्ञों में इच्छा शक्ति की बहुत कमी होती है। पॉलिसी पैरालिसिस मैं शब्द बार बार यूज़ करता हूँ, हालांकि एक इंजीनियर के लिए पैरालिसिस बड़ा खतरनाक चीज़ होता है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग करना मेरी मजबूरी हो जाती है क्योंकि बिहार में बाढ़ से लगातार 15 साल से आ रही है जी। चमकी बुखार जैसी परिस्थितियां आती हैं, बच्चों को ले लेती हैं, चली जाती हैं जी। फिर आ जाती हैं जी। और सर ये मतलब ऐसा नहीं है, हमें लगता है जैसे कि मौत ने हमें किस्तों में हमारा घर देख लिया है। वो आती है, हर बार लेके जाती है, हर साल जैसे किस्त फिक्स कर दिया उसने, इंस्टॉलमेंट टाइम पर लेके चली जाती है, लेकिन फिर भी नेताओं की इच्छा शक्ति की कमी है। क्या है सर ये? नहीं, देखिए, नेताओं की वाकई में बहुत इच्छा शक्ति की कमी है। भारत जब आज़ाद हुआ था तो इसके साथ कई राज्य आज़ाद हुए थे, सभी राज्य एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन मैं आप ही से पूछना चाहता हूं और जनता से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और केरल, ये सब स्टेट कैसे आगे बढ़ गए और बिहार और यूपी और झारखंड जो ऐसे राज्य हैं, खास करके बिहार जो आपने बाढ़ की बात की है, तो बाढ़ क्यों आ रही है?
बाढ़ जो यहाँ के नेताओं के निकम्मेपन के कारण आ रही है। जी। जब वो भाखड़ा बांध जैसा बड़ा बांध बन सकता है जी। तो बिहार में ऐसी योजनाएं क्यों नहीं आ सकती है? जैसे चमकी बुखार को लेकर भी हमने देखा है, और अब तो कोरोना आ गई है जी। और कोरोना को लेकर ऐसा रहा है सरकार का रवैया से कि टेस्टिंग बढ़ाएंगे करते 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 कोरोना ही बढ़ गया। स्वाभाविक है, कोरोना तो बढ़ा है और बहुत द्रुत गति से बढ़ रहा है ये। जी। क्या होगा आगे कहना मुश्किल है। जी। और सरकार जो है इस पर उस तरह से हैंडल नहीं कर पा रही है। आप सर क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर सरकारें बदली जाए जी तो परिस्थितियां बदल सकती हैं? जी बिल्कुल, सरकार जो है बदलनी चाहिए और मैं समझता हूं कि एक स्वस्थ जो प्रजातंत्र है उसका तकाजा है कि चेंजेस होने चाहिए, परिवर्तन होना सरकार तो तब बदलेगी जब एक एक इकाई सरकार के बदली जाएगी, और उस इकाई का एक हिस्सा आप भी हैं। आपने बदलाव का एक कहीं ना कहीं उठा लिया जिम्मा। झाझा का बात कर रहे थे सर। जी। झाझा की परिस्थितियां कैसी हैं? वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनके काम से जनता कितनी संतुष्ट है? आप कौन सा बदलाव कर पाइएगा वहाँ पे? देखिए, मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन ये जरूरी हो जाता है। जी। स्वस्थ आलोचना का मैं जो है समर्थक हूं। बिल्कुल, नीतीश जी की आलोचना चिराग पासवान कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल भी। जी जी जी। तो मैंने देखा है, मैं पिछले करीब 25 साल से झाझा विधानसभा क्षेत्र को देख रहा हूँ, बहुत करीब से देख रहा हूँ। जी। कल हम लोगों ने कौमे आज़ादी का 74 साल मनाया है और आप हमारे क्षेत्र में जाइए तो लोगों का आज तक राशन कार्ड तक नहीं बना है जी। वहाँ सड़कें जो है वो टूटी हुई हैं। वहाँ पर लोगों का विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, विकलांगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। जो मनरेगा में जिस तरह की जो भ्रष्टाचार है, बिचौलिए पैसा खा रहे हैं ले करके, तो इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं और ये सब संभव है इसी बिहार में हो रहा है। तो इस तरह की समस्या अगर है और उसका अगर निदान हमारे वर्तमान या इसके पूर्व जो विधायक हैं उन्होंने नहीं किया, तो ये क्या है, उन नेताओं से सवाल है। सर, हालांकि आपसे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कल की बात मुझे याद आ रही। सन ऑफ डोम हमारे यहाँ आए थे जी। मैं नए नेता हैं, उन्हें हमने प्रमोट किया। हमने उनके इंटरव्यू के दौरान मैंने उनसे बातचीत की। मुझे एक चीज़ लगा कि सभी को बिहार में पता है कि दो ही गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन। जो इन दोनों के खिलाफ खड़ा होगा उसे कोई पूछेगा नहीं। ऐसे में एक सवाल तो खड़ा होता है सर कि आपने अपने समाज को बदलने के लिए, डिस्पाइट ऑफ आपकी जो समस्याएं हैं उसको भूलते हुए आप बदलने चले हैं, झाझा का विकास करना चाहते हैं। वहाँ जो रुका हुआ पानी ठहरा हुआ है उसे आप साफ करना चाहते हैं। इसमें आपका सहयोग कौन करेगा? क्या आप तेजस्वी यादव से उम्मीद रखते हैं, महागठबंधन से उम्मीद रखते हैं, या नीतीश कुमार एनडीए से उम्मीद रखते हैं? देखिए, मैं महागठबंधन से उम्मीद रखता हूँ जी कि अगर वो मेरी ये बदलाव के तहत आप बोल रहे हैं कि मतलब बदलाव होना चाहिए। सर्टेनली आई थिंक सो। तो महागठबंधन की तरफ से जो है मैं चाहता हूं कि मैं उम्मीदवार बनूं और इसके लिए मैं कोशिश भी कर रहा हूं और जो समस्याएं वहां पर है उसके बारे में बता देना चाहता हूं। जी बताइए। जी, कि देखिए, झाझा में वहाँ का जो हॉस्पिटल है वो इस स्तर का हॉस्पिटल बन गया है। वहाँ एक सिमुलतला एक जगह है, लक्ष्मीपुर एक जगह है, वहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, जंगल का एरिया है। कोई भी आदमी अगर बीमार पड़ता है, औरतें जो है बीमार पड़ती हैं, तो उनको 20-30 किलोमीटर झाझा या फिर देवघर या बाकी के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ ले जाना पड़ता है। हॉस्पिटल हेल्थ सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया है वहाँ पर। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, एजुकेशन तो आप समझ ही रहे हैं कि बिहार में एजुकेशन की क्या समस्या हो गई है। तो वहाँ पर मेरी जो समझ है कि मैं जब विधायक बनूंगा तो मैंने ये लिया है फैसला कि वहाँ पर गरीब बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए, जो प्रतिभाशाली हैं उनके लिए फ्री में एक स्कूल खोलना है और उसका जो है हम अपनी तरफ से उसको चलाएंगे और उनको हम चरिष्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आपने कुछ और भी अपने लिए मापदंड तय किए हैं। आजीवन शादी नहीं करिएगा आप, अपने शायद अपने जीविकोपार्जन को लेकर भी कुछ नीति निर्धारण किया है। जी देखिए, मैंने ये सोचा है कि देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है जी। हाँ, भले राष्ट्र की परिभाषा अलग अलग तरह से, राष्ट्रवाद की परिभाषा अलग अलग होती है, लेकिन मैं भी उसी राष्ट्र का हिस्सा हूँ और मैं भी उस वफादार नागरिक अपने को मानता हूँ इस देश का।
तो उसी के तहत एक पढ़े लिखे इंसान का एक फर्ज बन जाता है कि आप पे बैक टू सोसाइटी के लिए के मिशन के तहत आप वापस जाएं, आप एसी रूम में सिमट करके न रह जाएं। मुझे अमेरिका में पढ़ाने का मौका मिल रहा था, मुझे लंदन में पढ़ाने का मौका मिल रहा था, मॉरिशस में मुझे सेटल करने का मौका मिल रहा था, लेकिन मैंने उनसे यही पूछा कि एक विकलांग को आप जब दे रहे हैं वीजा, मुझे 10 साल का वीजा अमेरिका का मिला था जब मैं गया था, मैं दोबारा अमेरिका नहीं गया। ये मेरा कमिटमेंट था कि मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, जबकि मैं 10 साल में 10 बार जा सकता हूं, वहां सेटल कर सकता था। लेकिन मैंने बोला कि आपके देश के जीडीपी को हम क्यों बढ़ाएंगे, अगर हम अपने देश की सेवा करेंगे, यहीं अगर 100, 200 हजार 10,000 लोगों को का अगर मैं पढ़ा सकता हूं, उनको एजुकेट कर सकता हूं, या राजनीति के माध्यम से किसी क्षेत्र को बढ़ा सकता हूं, देश का विकास कर सकता हूं, तो ये मेरी उपलब्धि होगी। अंतिम सवाल सर आपसे, राजनीति कितनी कठिन है ये तो आपको पता ही होगा, ऑब्वियसली आप प्रोफेसर हैं जी, और बिहार में राजनीति करना कितना कठिन हो जाता है, आर्थिक लेवल पर भी हमने देखा है जी। यहाँ तक कि सीटों का बेचने का भी आरोप लोगों पर लग जाता है, चुनाव में हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं जी। इन सब चीज़ों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ। तो सर लेकिन मैं कैसे पार पाइएगा इन सब चीज़ों से? देखिए, अगर मैं फेयर पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ जी, और मैं इसकी शुरुआत भी करना चाहता हूँ जी, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में मैं यहाँ आ रहा हूँ, देखते हैं, एक प्रयोग मैं भी करता हूँ, है ना। जरूरी नहीं है कि सब कुछ पैसा ही निर्धारित करेगा, जनता भी निर्धारित करेगी। अगर जनता के बीच अगर कोई प्रतिभाशाली, पढ़ा लिखा, विद्वान और ईमानदार आदमी जाता है और वह अगर आपके साथ वोट मांगता है, तो ये जनता का फर्ज बनता है कि जनता उसे जिताए। और मैंने ये वादा किया है अपनी जनता से कि मैं विधायक अगर बनूंगा तो हर साल के विधायक का जो फंड होता है उसको मैं चौक चौराहे पे लिखूंगा, क्योंकि इस साल का इतना फंड आया है, आप इसको कैसे खर्च करना चाहते हैं, 5 साल का पूरा डाटा। हमने ये भी प्रण लिया है कि मैं कोई बैंक खाता जो है अपना जो सैलरी का बैंक खाता के अलावा मेरा कोई बैंक खाता नहीं होगा। हमने यह भी प्रण लिया है कि मैं जो है अपने और अपने परिवार या अपने रिश्तेदार के नाम पर कोई जो है जमीन, चल या अचल संपत्ति नहीं खरीदूंगा। मैं घर से अलग गृह त्याग करके मैं अलग जगह कुटिया में या आश्रम में रहूंगा। हाँ, और उसके बाद आजीवन पूरी जिंदगी जो है, ये 5 प्रतिज्ञाएं जो हमने ली है। और एक अंतिम प्रतिज्ञा ये है, वैसे मैंने 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया है, पूरे क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं उतना मैं अभी बता नहीं सकता, करीब 20 जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि फ्री में स्कूल खोलना है, फ्री में कोचिंग खोलना है, वहाँ पर एक कॉलेज ठीक से डेवलप करना है, एक महिला कॉलेज डेवलप करना, महिलाओं की पढ़ाई वहाँ ठीक से नहीं हो पा रही है बीच में। तो ये बहुत सारी समस्या, सड़कें वहाँ ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार इतना रामपंट है कि आप उसको समझ नहीं सकते, जनता परेशान है। इन सारी समस्याओं को कौन रोकेगा? इसके लिए एक पढ़ा लिखा आदमी का होना जरूरी है, और ये अब जनता का फर्ज बनता है कि जनता वैसे लोगों को जिताती है या नहीं, जनता की भी परीक्षा है और उसमें साथ साथ मेरी भी परीक्षा है। देखिए, कहीं ना कहीं अपनी परीक्षा प्रोफेसर साहब है, लेकिन अपनी परीक्षा से ज़्यादा चिंता जनता की परीक्षा की हो रही है। परीक्षा तो है ही, परीक्षा तो बिहार के सारे राजनीतिज्ञों की है, राजनीतिक दल की भी है और विपक्षियों की भी है। जितना काम किया गया है 15-15 सालों में, दोनों जनता के सामने है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आपने समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपना चैनल बदल सकते हैं, आप चाहें तो कोई फिल्म देख सकते हैं, चाहे तो कोई नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज आ रहा तो उसे देख लीजिएगा। लेकिन इस दौरान अपने जहन में एक बात जरूर रखिएगा कि जब प्रोफेसर केदार कुमार मंडल, एक सहायक प्रोफेसर अगर दिव्यांग होते हुए अपने क्षेत्र, समाज और अपने बिहार को बदलने के लिए आए हैं, उस बिहार को जिसे वास्तविक तौर पर अगर आप इनके नज़र से देखिए तो ये नहीं, बिहार विकलांग है, और उस बिहार को बदलने आए हैं, तो आप भी थोड़ी ज़रूर अपने तरफ से सोचिएगा 1 घंटा बैठकर कि इनकी सहायता कैसे की जा सकती है। बहुत जल्दी दूसरी किस्त इनकी मुलाकात की, हमारी मुलाकात की आपके सामने होगी। तब तक ये मंथन जरूर कीजिए कि बिहार में बदलाव के लिए अगर ये इतने संकल्पित है तो आप कितने संकल्पित हैं। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू, आपने समय दिया। अरे सर, बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।